अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू वर्क एंड एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट MCQ. A trolley that turns along a rail has a weight W suspended from it. The weight is raised through a height Q while the trolley is moved through a horizontal distance P. The result is that the weight moves through a distance R from X to Y, starting and finishing at rest. What is the work done on the weight in this process? So the correct option is C. Work done, आपको पता है कि इक्वल होता है फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द वेट मल्टीप्लाइड विद द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. So W is the weight and the vertical distance that is in the direction of force is Q. So work done is equal to W into Q. This is the required option. Next MCQ is a force of 80 Newton pushes a crate at a distance of 10 meters along a horizontal surface. The frictional force opposing the motion is 60 Newton. Which row in the table gives the correct increase in internal energy of the system and additional kinetic energy of the crate? So ये चार ऑप्शन हैं. आपने कैलकुलेट करना है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसमें क्या इंक्रीज आ रही है, और एडिशनल काइनेटिक एनर्जी. तो पहले हम सबसे पहले कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो टोटल वर्क डन है वो है 800 जूल. इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, जो एनर्जी इंक्रीज होगी उसकी इंटरनल एनर्जी वो फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन होगा. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस मूव 600 जूल, इसमें इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. सो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? टोटल वर्क डन माइनस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. ये आंसर आपके पास 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200 जूल. सो आपके पास इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी 600 और एडिशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 200 जूल. आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. इसी तरह से नेक्स्ट है रिजल्ट obtained from the 4 different experiment are represented by the graph below. Which graph does not have the unit of energy for the shaded area under this curve? So इसका जो बेस्ट ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन दैट इज ए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो आपको एनर्जी के इक्वल, तो उसका जो एरिया है वो एनर्जी के इक्वल नहीं होगा. बी ऑप्शन में फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, ये आपके पास जो है एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा. इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा. फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जो है ये भी आपको एनर्जी देगा. सो वो ग्राफ जो आपको एनर्जी नहीं दे रहा वो है ऑप्शन ए. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, falling vertically through the air with a steady speed v, a raindrop of mass m experiences a retarding force kv due to air, where k is a constant. The acceleration of free fall is g. Which of the following expression gives the kinetic energy of the raindrop? So सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है. तो अब v हमने फाइंड आउट करनी है. As we know that at a steady speed the weight of the rain droplet is equal to retarding force. So retarding force हमें given है kv, weight जो है उसका जो कि gravitational force के equal है mg is equal to kv. तो हम यहाँ से v कैलकुलेट करेंगे, v is equal to mg over k. तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. तो इसमें जो है डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. इसी तरह से जो नेक्स्ट है, दिस ग्राफ गिव शोज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द एफ on a body moving in a straight line varies with displacement x from a fixed point. Which of the following graph represent how the potential energy EP of the body varies with x? So यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का आपने ग्राफ देखना है. अगर आप इसको देखें ग्राफ को, जो गिवन ग्राफ है f और x के दरमियान, ये आपको शो कर रहा है कि ये f जो है वो प्रोपोर्शनल है -x के. यानी ये सेम उसी तरह से ग्राफ है जैसे रीस्टोरिंग फोर्स का ग्राफ. अगर हम प्लॉट करें रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग, mass attached to a spring पे जो फोर्स का ग्राफ बनता है वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, उस तरह का बनता है. इसका मतलब है दिस इज बेसिकली अ रीस्टोरिंग फोर्स,
और रीस्टोरिंग फोर्स के केस में जो एनर्जी स्टोर होती है स्प्रिंग में वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है। तो ये मैंने डिटेल यहाँ पे लिख दी है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो इसका मतलब है एनर्जी स्टोर्ड इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें एनर्जी का और एक्स स्क्वायर के दरमियान, ये पैराबोलिक शेप का कर्व बनेगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है और कोई इस तरह से ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो ये है, कैन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with a velocity v when it passes through a point x on a frictionless surface, it then slides up a frictionless incline rising to a maximum height h about x as shown in the figure. A second object of mass half m is moving with half velocity when it passes x. What is the maximum height that the second object will rise to? तो इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका मास m था हम देखेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी थी और h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हाफ mv स्क्वायर उसकी काइनेटिक एनर्जी थी और mgh उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, दोनों इक्वल होंगे। बट सेकेंड ऑब्जेक्ट में हाफ mv स्क्वायर में आप मास को हाफ कर देंगे, वेलोसिटी को भी हाफ कर देंगे, इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी क्या हो जाएगी, हाफ mgh हो जाएगी। सो इसमें हम इसको सिंप्लीफिकेशन किया। सिंप्लीफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे हाइट को h प्राइम से डिनोट करेंगे। दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो आफ्टर डिवाइडिंग हमारे पास ये आंसर आता है h प्राइम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ h। तो सो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ए बनेगा। यानी अगर हम मास भी हाफ करते हैं और वेलोसिटी भी हाफ कर दें सो वो कितनी हाइट तक पहुंचेगा, इस गिवन डिस्टेंस की हाफ हाइट पे पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन its brakes are applied, a moving car of total mass 1600 kg is brought to rest on a level road and 500 kilojoule of heat were produced. What was the speed of the car just before the brakes were applied? So हम देखेंगे यहाँ पे कि गिवन क्वेश्चन में ये है कि कार जो है वो मूव करती जा रही है और वो एकदम से रेस्ट पे आ जाती है और जो हीट जो उसमें लॉस होती है वो 500 किलो जूल है। सो हमने देखना ये है कि वो कितनी स्पीड जो है वो मूव करेगी। तो हम इसमें जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे। वो ये है कि हीट प्रोड्यूस होगी वो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। हीट प्रोड्यूस हो रही है 5500 किलो जूल है, तो हमने किलो को हमने 1000 किलो की जगह पे 1000 पुट किया। इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv स्क्वायर है, इसमें मास की वैल्यू पुट की, इसको अब सिंप्लीफाई किया आपने तो v स्क्वायर जो है बस 625 आता है और v जो है 25 मीटर पर सेकेंड आपके पास इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है इसमें। इसी तरह से नेक्स्ट जो है, a body is projected vertically upward with a given speed, air resistance may be taken as negligible. Which of the following statement is correct? A ऑप्शन है, the kinetic energy of the body is maximum at the maximum height, ये वैसे ही ठीक नहीं है ऑप्शन। The total energy of the body is constant throughout the motion, ये ठीक है। The momentum of a body is constant throughout the motion, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। B ऑप्शन जो है, potential energy of the body increases uniformly with time during ascent, यानी ऊपर जाते हुए उसकी potential energy जो है वो uniformly increase हो रही होगी, ऐसा नहीं है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ये करेक्ट आपका आंसर है अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट जो है, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नॉट बी यूज्ड फास्टर देन इट इज क्रिएटेड, द सप्लाई ऑफ द एनर्जी इज लिमिटेड, सो एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड, द टोटल एनर्जी इन अ क्लोज्ड सिस्टम इज कांस्टेंट, द टोटल एनर्जी इनपुट to a system is equal to the useful energy output। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेसिकली स्टेटमेंट है कि टोटल एनर्जी इन अ क्लोज सिस्टम जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है, अ रेलवे इंजन एक्सेलरेट अ ट्रेन ऑफ टोटल मास 800 टन्स, 1 टन की इंफॉर्मेशन दे दी गई कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच वर्क विल बी डन on the train to reach the speed?
आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हम इसके ऊपर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी half mv square, this is the final kinetic energy, minus half mu square is the initial kinetic energy. So हमने क्या करना है कि वो रेस्ट से उसने स्टार्ट किया है, इसका मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, वो हमने सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यूज पुट की, मास की और v स्क्वायर की, वो जो 50 मीटर पर सेकंड तक उसकी स्पीड पहुंच जाती है। सो वर्क डन जो आपके पास है वो 1.0 टाइम्स 10⁹ जूल जो है इसका ऑप्शन आ जाएगा। थैंक यू। ये एक छोटा सा एमसीक्यूज का एक टेस्ट था जो मैंने दिया था पहले भी आप लोगों को, तो ये मैंने उसकी सॉल्यूशन आपको दे दी है। थैंक यू वेरी मच।